साथियों, गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने हमारे देश को पूरे विश्व समुदाय के सामने नीचा नहीं दिखाया है, बल्कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का असली चेहरा दुनिया के सामने ला करके रख दिया है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। कल से लेकर के आज तक जितने भी न्यूज चैनल हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन सब में केवल गलगोटिया यूनिवर्सिटी का गला घोटने की तैयारी चल रही है। लेकिन साथियों, आप लोगों को यह समझना होगा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी केवल एकमात्र यूनिवर्सिटी नहीं है जो इस प्रकार के काले कारनामे करती हुई दिखाई देती है, बल्कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरह हजारों गलगोटिया यूनिवर्सिटी गला घोटिया यूनिवर्सिटी के रूप में इस देश में संचालित हो रही हैं। जी हां, आज मैं इसी व्यवस्था की बात कर रहा हूं कि हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार से लचर कानून व्यवस्था है और किस प्रकार से कानून, नियम, संविधान और सरकार के नाक के नीचे सभी नियमों को ताक में रखकर बड़े धड़ल्ले के साथ ऐसे विश्वविद्यालय, विद्यालय और महाविद्यालय चलाए जा रहे हैं। साथियों, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी से भी बड़ी समस्या स्किल है। स्किल के नाम पर जितनी भी डिग्रियां हमारे देश में बांटी जाती हैं, 5 से 10% ही ऐसे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं जहां पर वास्तविक रूप से अध्ययन अध्यापन का कार्य होता है। लेकिन 90% से अधिक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय धड़ल्ले के साथ केवल और केवल शिक्षा के सफेद धंधे, गोरख धंधे के लिए जाने जाते हैं। साथियों, वहां पर उन विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश लेना बहुत आसान होता है। प्रवेश लेने के बाद एक भी दिन क्लास लिए बिना भी आपको डिग्री मिल जाती है और इसी शर्त पर हम वहां पर एडमिशन भी लेने जाते हैं। आइए बारी बारी से हम लोग बात करते हैं कि इस प्रकार के शैक्षणिक व्यवस्था के साथ हम किस प्रकार के जगत गुरु भारत की संकल्पना कर रहे हैं। बात करते हैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने आखिर कौन सा ऐसा काम कर दिया जिसकी बदौलत हम सबको शर्मसार होना पड़ा। तो ये बात है कि भारत मंडपम में तमाम विश्व का AI समिट चल रहा है, जहां पर अपने AI प्रोडक्ट्स को प्रदर्शनी के तौर पर लगाया जाना था और उसके बारे में विशेषता बताई जानी थी। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चाइना का एक कॉपी वर्जन जो रोबोट है, जो डॉग रोबोट है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, उसके बारे में उनकी एक मोहतरमा विवरण देती हुई दिखाई देती हैं और वो इतना भाव विभोर हो जाती हैं कि वो कहती हैं कि इन तमाम के रिसर्च के लिए 350 करोड़ रुपए की लंबी रकम खर्च की है। खैर, ये तो बात थी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। लेकिन साथियों, इसी प्रकार इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तर्ज पर हजारों लगोटिया यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। कैसे चल रही हैं, एक एक करके मैं बात करता हूं। मैं इसको 2 खंडों में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, एक प्राइवेट संकाय और एक गवर्नमेंट संकाय। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मध्य प्रदेश के जिले में भी, मध्य प्रदेश के राज्यों में भी, अन्य जिलों में भी बहुत सारे विश्वविद्यालय संचालित हैं। यहाँ पर परीक्षा का जो पैटर्न है, रिजल्ट का जो पैटर्न है, उन तमाम चीज़ों को मैं एक एक करके बारी बारी से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि हम जिस जगतगुरु भारत की संकल्पना कर रहे हैं, उस जगतगुरु भारत की जो नर्सरी है, नर्सरी क्या होती है, मूलभूत शिक्षा। मूलभूत शिक्षा किस आधार पर, किस लचर व्यवस्था के साथ चलती है और कैसे योग्य अयोग्य लोग हमारे इन शिक्षालयों से निकलते हैं और आगे चल करके सरकार, संविधान और कानून के लूपहोल्स के आधार पर सिस्टम में प्रवेश करते हैं और वही लोग इस पूरे तंत्र को चलाने का प्रयास करते हैं और उन्हीं के दम पर हम ये दम भरते हैं कि हम विश्व के गुरु, विश्व पटल पर गुरु बनने जा रहे हैं। साथियों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पर कोई भी बात करना नहीं चाहता क्योंकि सबकी अपनी अपनी कुछ न कुछ मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत लाभ जुड़े होते हैं, तो कोई भी सरकार से इस प्रकार के प्रश्न नहीं करता। हालांकि ये फेलियर केवल सरकार का नहीं है। जब मैं सरकार की बात करता हूं तो उसमें केवल वर्तमान सरकार नहीं होती, जो पहले सरकारें थीं, जो आज सरकारें हैं, जो आगे सरकारें आएंगी, उन सब की बात करते हैं, उन सबकी संलिप्तता होती है इसमें। हम लोग हमेशा फेल हो जाते हैं क्योंकि हमें सिविक्स सेंस नहीं है, हमें अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है। और जब तक हमें अपने कर्तव्यों का बोध नहीं होगा, केवल सरकारों पर ठीकरा फोड़ करके ही हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं और हमारी जिम्मेदारी उतने में ही खत्म नहीं हो पाएगी। एक एक करके बात करते हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में, मध्य प्रदेश के बाहर भी ऐसा ही होगा, लेकिन चूंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं तो उसका एनालिसिस मेरे पास बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश के जो प्राइवेट कॉलेजेस है, अब मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं तो वो प्राइवेट कॉलेज किसी आम आदमी के नहीं होते हैं। उसमें मैंने रिसर्च के दौरान पता लगाया तो 90% ऐसे प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें या तो पुरानी सरकारों के या तो नई सरकारों के मिनिस्टर्स, विधायक,
सांसद या फिर ऐसे कई जिम्मेदार पदों पर अधीन अधिकारियों के पैसे इन्वेस्ट होते हैं अलग अलग नामों से। वो सारे विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय इस आधार पर संचालित होते हैं। किसी की कुवत नहीं, कोई सामान्य आदमी इनको संचालित कर ले। तो आप समझ रहे हैं ना, तो इसमें पक्ष, विपक्ष, निष्पक्ष और अधिकारी, ये सारे लोग, और बहुत सारे विश्वविद्यालय तो नामी गिरामी पत्रकारों के भी पैसे लगे हुए हैं, जो तथाकथित हमारे देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आइए हम आगे इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसके बारे में किसी भी मीडिया में आपको नहीं दिखाया जाएगा। मीडिया में तभी दिखाया जाएगा जब मीडिया की खुन्नस होगी किसी पर्टिकुलर ग्रुप के साथ, किसी पर्टिकुलर व्यवस्था के साथ। मीडिया में भी ये बातें आपको नहीं बताई जाएंगी। मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। यहां पर बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं। उन प्रोफेशनल कोर्सेस में एडमिशन के लिए यूँ तो बहुत सारे मार्ग बनाए गए हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, उसके कुछ मिनिमम कट ऑफ, काउंसलिंग लेवल 1, काउंसलिंग लेवल 2, काउंसलिंग लेवल 3, ये तमाम प्रोपोगंडा तैयार किए गए हैं। लेकिन वहाँ पर एडमिशन की कुछ प्रक्रिया है। मैं प्राइवेट विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की बात कर रहा हूँ। मैं हायर एजुकेशन पे सीधे एंट्री करता हूँ, फिर मैं धीरे से विद्यालयों की शिक्षा पे आता हूँ। होता ये है कि जैसे बड़े बड़े जो एकदम कैची टाइप के कोर्स होते हैं, जैसे MBA होता है, फार्मेसी होता है और BEd होता है, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, इंजीनियरिंग होता है और भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। इनके लिए ना सरकार बाकायदा सब्सिडी देती है, स्कॉलरशिप देती है। जितनी इनकी फीस होती है लगभग उतनी ही इनकी स्कॉलरशिप होती है। स्कॉलरशिप किसको मिलती है? OBC के बच्चों को, SC/ST के बच्चों को, इनको स्कॉलरशिप मिलती है। ये कॉलेजेस अपनी सीट फुल करने की होड़ में केवल और केवल मिनिमम शर्तों पर कि आप केवल अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर दो, हम आपको आपके स्कॉलरशिप के बिहाफ पर एडमिशन देते हैं। समझिए कितने धड़ल्ले से। एक भी दिन आपको कॉलेज नहीं आना पड़ेगा, एक भी दिन आपको CC में नहीं आना पड़ेगा, एक भी दिन आपको प्रैक्टिकल में नहीं आना पड़ेगा। आप केवल एग्ज़ाम देने आइए, और एग्ज़ाम को पास करने का भी उनके पास बाकायदा ट्रिक होता है। एग्ज़ाम पास करने के ट्रिक पे मैं थोड़ी देर से आता हूँ। ये लोग बड़ी संख्या में स्कॉलरशिप के आधार पर एडमिशन देते हैं। एक भी दिन कक्षा आयोजित नहीं होती, और सोचिए आप कितने प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहे हैं जहां पर एक भी दिन की कक्षा आयोजित किए बिना ही आप बच्चों को डिग्रियां बांटने का काम कर रहे हैं। परीक्षा में भी सारी साठगांठ होती है, पूरी कूटनीतिक व्यवस्था है, वहां भी उनका हिस्सा पहुंचाया जाता है, सभी बच्चे पास होते हैं। इसका परीक्षा में पास करने की ट्रिकें ये होती हैं कि आपको कॉपी भर के आना है, कंटेंट क्या रहेगा उससे कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन नंबर आपको ठीक से लिखना है, उसके आंसर्स, उसकी फॉर्मेटिंग सिखाई जाती है और प्रॉपर किस प्रकार से आपको कॉपी फुल करनी है। कॉपी फुल करने के बाद आपको कुछ लूज सीट लेनी है, यानी जिस कॉपी का जितना वजन होता है उतना ही उनको नंबर मिलता है। कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से कॉपी चेक होती है और सभी बच्चों के 60 से लेकर के 80% तक रिजल्ट बनता है और सारे बच्चों को उसमें पास कर दिया जाता है। बच्चे भी, यानी हम लोग, हम पेरेंट्स लोग या फिर हम बच्चे लोग, जो भी लोग वहाँ पर एडमिशन लेने जाते हैं, तो हमारी शर्तें होती हैं कि हम एक भी दिन कॉलेज नहीं आएंगे, वो मान्य करते हैं। हम किसी भी प्रैक्टिकल में हिस्सा नहीं लेंगे, वो मान्य करते हैं। हम कई बार तो परीक्षार्थी के स्थान पर भी अन्य कैंडिडेट का भी इस्तेमाल हो जाता है। बहुत सारी जगहों पे होता है। आप अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको तो परीक्षा भी देने नहीं जाना होता है, उसके लिए भी व्यवस्था हो जाती है और आप परीक्षा पास कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था है। और आपको MBA की डिग्री मिल जाती है, आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिल जाती है, आपको BEd की डिग्री मिल जाती है, आपको DCA की डिग्री मिल जाती है, PGDCA की डिग्री मिल जाती है, आपको कंप्यूटर की डिग्रियाँ मिल जाती हैं, आपको DEd की डिग्रियां मिल जाती हैं, आपको लॉ की डिग्रियां मिल जाती हैं। सरकारी लॉ कॉलेज में भी यही स्थिति है। आप एक भी दिन कॉलेज नहीं जाओ, यहां तक कि कॉलेज के कई सारे लॉ कॉलेजेस में कक्ष भी नहीं है और वहां पर लोग जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और इत्मीनान से पास होते हैं और वो वकील बन करके आ जाते हैं सामने। तो आप जरा सोचिए कि इस प्रकार के जब कैंडिडेट्स बाहर आएंगे तो यहाँ बेरोजगारी का आलम क्या होगा। आपके पास अगर स्किल ही नहीं है, आपके पास फर्जी डिग्रियां हैं, फर्जी डिग्रियां इन द सेंस कि आपने वो समय, टाइम ड्यूरेशन तो लिया है लेकिन उस बीच में आप प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने हैं। बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वर्कशॉप पे जाले लगे हुए मिलते हैं, एक भी दिन उनको प्रैक्टिकल वर्कशॉप का हिस्सा
नहीं बनते हैं, एक भी दिन वो प्रैक्टिकली कोई भी इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग का मतलब तो टोटल प्रैक्टिकल नॉलेज। जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तब तो आप इंजीनियरिंग सेक्टर में काम कर पाओगे। इसी प्रकार आईटी सेक्टर है, इसी प्रकार सीएस सेक्टर है। एक भी दिन बच्चे को कंप्यूटर की जानकारी नहीं मिलती है और उसके पास कंप्यूटर की बाकायदा डिग्री होती है। तो ये जो हमारी शिक्षण व्यवस्थाएं हैं, जिसके जिम्मेदार केवल सरकारें नहीं, हम लोग भी हैं। और हम चाहते हैं कि यहाँ से निकल करके हमें तुरंत ही रोजगार मिले। रोजगार कैसे मिलेगा? जब हमारे पास स्किल नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं इसमें, फिर मैं लौट के लॉ और सरकारी कॉलेजों में आता हूँ। हुआ ये कि अभी बीच में बहुत सारे जो पोस्ट निकलती थी, सरकारी वैकेंसी निकलती थी, उसमें वो कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा मांगते थे, या तो पीजीडी से, या तो डीसीए, या तो बीसीए, जो भी आपके पास है, सीएस का डिग्री है, कुछ भी है, तो आप उसको लगाइए। उसको लगाने के बाद आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन बीच में उनको समझ में आया कि ये पीजी डीसीए डीसीए की डिग्रियां तो ऐसे ही 10,000, 15,000, 20,000 में खरीदी जा सकती, स्किल तो है नहीं। तो एक उसमें और शर्त जोड़ दी कि आपके पास डीसीए पीजी डीसीए की डिग्री भी होनी चाहिए, साथ में आपको सीपीसीटी यानी कि वो प्रैक्टिकल टेस्ट होता है कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन टेस्ट देंगे, यानी वो डिग्री नहीं बन सकती, वो ऑनलाइन होता है, तो ये माना जाएगा कि आपने प्रैक्टिकली कंप्यूटर का कोई नॉलेज लिया है। तो उसको कंपलसरी कर दिया गया। आप जरा सोचिए कि जो एक वर्षीय पाठ्यक्रम है डीसीए या पीजी डीसीए, उसकी डिग्री होने के बावजूद भी सीपीसीटी अनिवार्य क्यों किया गया? और वो भी धड़ल्ले से चल रहा है, यानी वो भी अनिवार्यता है और सीपीसीटी भी आपको करना होगा। तो सोचिए ना कि ये तो बिल्कुल मिली जुली और एक दूसरे को की जानी समझी साजिश है कि आपको वहां भी पैसे खर्च करने हैं, यहां भी पैसे खर्च करने हैं, फिर आपको क्वालिटी के लिए अलग से काम करना है। इसी प्रकार स्किल इंडिया प्रोजेक्ट आया। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट कोई ऐसा नहीं कि वर्तमान सरकार का है। पिछली सरकार में जब यहाँ कमलनाथ सरकार हुआ करते थे तब भी स्किल इंडिया प्रोजेक्ट आया यहाँ पे। और स्किल इंडिया प्रोजेक्ट को अगर आप अपने निजी स्तर पर रिसर्च करने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे बड़ा दुनिया का स्कैम अगर कुछ था तो स्किल इंडिया प्रोजेक्ट था। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों को ठेका दिया गया। ठेके में एक एक कमरे में स्किल इंडिया प्रोजेक्ट चलाए गए। स्किल इंडिया प्रोजेक्ट में किसी भी दिन क्लास लिए बिना ही लोगों की ईकेवाईसी करा ली गई। बच्चों को 1,000, 1,500 रुपए देकर ईकेवाईसी कराई गई, क्योंकि स्किल इंडिया प्रोजेक्ट संचालित करने के लिए अच्छी मोटी रकम मिलती थी। पर हेड 10,000, 15,000, 20,000 पर हेड पर प्रत्येक विद्यार्थी के एवज में पैसा मिलता था। अब उसका एग्जाम होता था। एग्जाम के लिए 1,000, 1,200, 1,500 रुपए खर्च करके जो संचालक हुआ करते थे वो अपने सेंटर पे उनको बुलाते थे, उनका एग्जाम होता था, उनको पास करते थे। इतना बड़ा स्कैम स्किल इंडिया के नाम पर हुआ है, लेकिन इस पर भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि पूरा फर्जीवाड़े के तरीके से स्किल इंडिया कैंपेनिंग हुआ, सबको सर्टिफिकेट मिले। क्या उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर किसी को कहीं पर जॉब मिला? नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ना तो इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और ना ही हम कर्तव्यपूर्ण नागरिक की तरह हम स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। ये दोनों तरफ से चलेगा, तब जाकर के भारत के जगतगुरु बनने का सपना साकार हो पाएगा। तो हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है, चाहे वो स्कूलों की बात करें, चाहे वो महाविद्यालयों की बात करें, या फिर विश्वविद्यालय स्तर तक में भी इतना बड़ा झालमेल है, इतना बड़ा घालमेल है कि यहाँ पर नाक के नीचे, सरकारों के नाक के नीचे धड़ल्ले से चल रहे हैं। और क्यों चल रहे हैं? क्योंकि सरकारों पर बैठे हुए लोगों के पैसे उन कॉरपोरेट सेक्टर वाले विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में लगे हुए हैं। तो फिर साहब सरकारी विद्यालयों में तो किसी के पैसे नहीं लगते। वहां पर क्या स्थिति है? वहां पर स्थिति यह है कि हम सरकारी नौकरी करने के बाद सरकारी दामाद बन जाते हैं और कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। ये पुरानी व्यवस्था है। शिक्षा की पुरानी व्यवस्था में किसी भी प्रकार की नए व्यवस्था वाले लोगों की बिल्कुल भी दाल नहीं गलती है। बात करते हैं हम विद्यालयों से उठाते हैं। विद्यालयों में मेरा निजी अनुभव रहा है। मैंने भी 3 विद्यालयों, 3 महाविद्यालयों और 2 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करी है, अभी पढ़ाई जारी है। अब मेरा निजी अनुभव क्या रहा है? मेरा निजी अनुभव ये रहा है कि हम जिन विद्यालयों में पढ़े, उन विद्यालयों में गणित की कक्षा किसी तरह से लगा करती थी, या फिर कोई अंग्रेजी का शिक्षक आता था तो अंग्रेजी पढ़ाया करता था। यानी कि हम लोगों को, मैं सरकारी विद्यालयों की बात कर रहा हूँ और छोटे स्तर के में, जैसे गांव इत्यादि के स्तर पर जो विद्यालय होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो हमें यही लगता था, यही प्रचलन में था कि पढ़ने और पढ़ाने वाले सिर्फ 2 ही विषय होते हैं। एक होता है मैथमेटिक्स जिसको पढ़ाया जाता है, और एक होता है इंग्लिश।
बाकी कोई विषय जैसे साइंस का विषय हो गया, हिंदी का विषय हो गया, संस्कृत का विषय हो गया, सामाजिक विज्ञान का विषय हो गया यानी कि सोशल स्टडीज़, ये सारे जो विषय हुआ करते थे इनको ये माना जाता था कि एक बंदा खड़ा होगा, वो उसके पाठ का वाचन करेगा, उसके पाठ के वाचन के बाद उस पाठ के अंत में दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तरों को हम लिखेंगे, रटेंगे, वह परीक्षा में ज्यों का त्यों लेकर के आएंगे और हमें अच्छे अंक मिलेंगे। यानी हमें 10वीं 11वीं तक तो ये पता ही नहीं था कि कुछ और विषय भी ऐसे हैं जिन्हें पढ़ा और पढ़ाया जाता है। कई शिक्षक तो ऐसे महान शिक्षक मिले जिनको वाचन करना भी नहीं आता था, वो पर्ची वाले शिक्षक थे। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले की जो सरकार हुआ करती थी वहाँ सभी नियमों को शिथिल करते हुए ये नियम बनाया जाता है या इसको नियुक्ति दी जाती है टाइप के शिक्षक थे, अनुकंपा नियुक्ति वाले शिक्षक थे, जिनकी अपनी निजी योग्यता शिक्षा में कुछ भी नहीं थी, बस वो शिक्षक बन गए थे। अब जब जरा सोचिए, जिसके पास योग्यता नहीं है वो शिक्षा को कैसे बढ़ाएगा। लेकिन इस पर कॉन्क्रीट लेवल पर कोई भी काम कभी भी नहीं हुआ, ना ही इस पर कभी चिंतन हुआ। उसके बाद एक नई सरकार आई जिसमें धांधली के माध्यम से कई सारे शिक्षकों की नियुक्तियां हुई और कुछ योग्य शिक्षक भी आए। पूरी तरह से मैं अयोग्यता की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ योग्य शिक्षक भी थे लेकिन ज़्यादा मात्रा अयोग्य शिक्षकों की थी। 0 नंबर पाने वाला गणित का शिक्षक बन जाता है, -40 नंबर पाने वाला डॉक्टर बन जाता है। आप सभी लोग तो देख ही रहे हैं। अब यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं हैं। मैं महाविद्यालयों में गया, महाविद्यालयों में देखा तो वहाँ पर स्थिति ये थी कि आप रेगुलर कोर्स करते हो लेकिन उस रेगुलर कोर्स करने के लिए कक्ष नहीं है। मैं राजधानी के लेवल पर जहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग पढ़ करके निकले हैं, यानी कि जहाँ से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निकले हैं, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निकले हैं, ऐसे महाविद्यालयों की बात कर रहा हूँ जहाँ बहुत सारे संकायों के लिए कक्ष भी नहीं है और रेगुलर क्लास के नाम पर एक भी दिन कक्षा नहीं लगती है और वहाँ पर हज़ारों विद्यार्थी केवल परीक्षा देने जाते हैं। परीक्षा में वही सिस्टम, कॉपी भर के आना है, लूज सीट लेनी है, बहुत सारा कंटेंट लिखना है, क्या लिखना है से कोई लेना देना नहीं और आपकी 70-80% की डिग्री बहुत आराम से इत्मीनान से बन जाती है और आपके हाथ में आ जाती है। जरा सोचिए, अगर शिक्षा व्यवस्था की इतनी जर्जरता है तो केवल गलगोटिया यूनिवर्सिटी का ही गला हम क्यों पकड़ रहे हैं? हम अपने पूरे सिस्टम, शिक्षा जगत के सिस्टम को सुधारने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? और ये काम केवल और केवल सरकार का नहीं है, ये काम हमारा है, आपका है और अन्य जिम्मेदार लोगों का है। हमारे देश में शिक्षा की ऐसी ही विडंबना है, हमारे देश में शिक्षा की ऐसी ही व्यवस्था है। आपके नज़रों में भी बहुत सारे ऐसे विद्यालय होंगे जहां शिक्षकों की उपस्थिति ही नहीं होती होगी। शिक्षक अपने स्थान पर कुछ और शिक्षकों को रख देते होंगे या कई कई दिनों तक शिक्षक आते ही नहीं होंगे। आपने भी देखा होगा कई सारे महाविद्यालयों में कभी कक्षाएं लगती ही नहीं होंगी। कई सारे ऐसे सरकारी कॉलेजेस हैं, कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। मैं इंजीनियरिंग की बात कर रहा था। इंजीनियरिंग में मध्य प्रदेश के जो इंजीनियर्स होते हैं, मैं IITs की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। होता यह है, इंजीनियरिंग में बच्चे एडमिशन लेते हैं। स्कॉलरशिप का मामला तो आपको पता ही है कि स्कॉलरशिप के बेस पर ही उनकी इंजीनियरिंग खत्म हो जाती है। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। जनरल कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी या सामान्य वर्ग के बच्चों के पास भी इतना पैसा होता है कि वो आते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, कहीं से व्यवस्था करते हैं और वो भी इंजीनियर बन जाते हैं। इंजीनियरिंग करते हैं लेकिन कभी भी प्रैक्टिकल वर्कशॉप इनका नहीं होता है, किसी भी प्रकार के प्रैक्टिकल जानकारी इनकी नहीं होती है। कई बार तो ये घरों से बाहर आते हैं, अपनी दोस्ती यारी करते हैं, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, जीवन यापन करते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। जीवन का आनंद लेते लेते समय इनका अचानक से पेपर आ जाता है। पेपर में एक गाइड बनती है, यहाँ पर शिवानी करके एक गाइड होती है। वो पूरी रात शिवानी गाइड को पढ़ते हैं, लिखते हैं, जाकर के रिप्रेजेंट कर देते हैं। शिवानी से पढ़े हुए कंटेंट लिखा या मन से कोई कंटेंट लिखा, फिर भी उनका पास होना तय होता है। यानी कि एक रात पहले आपने कोई एक गाइड पढ़ी और उसके आधार पर आपने अपनी कॉपी लिखी और आपके अच्छे खासे रिजल्ट आ गए, तो क्या आप अच्छे कुशल स्किलफुल इंजीनियर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। यही पूरा धड़ल्ले से चल रहा है। एक और वाकया याद आता है, मैं टीचिंग फील्ड में आ चुका था तो हमारे एक बगल वाले कमरे में एक विद्यार्थी रहते थे। वो BCom करते थे। BCom करने के बाद उनसे अच्छी मित्रता हो गई थी, लेकिन वो BCom करते थे किसी पर्टिकुलर कॉलेज से। कॉलेज का नाम तो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने एडमिशन ले रखा था। कभी वो कॉलेज नहीं जाया करते थे, वो अपनी दूसरी दुनिया में मस्त थे,
हंसी खेल, ठहाके, फिल्में, दोस्ती यारी, पार्टियां, इन तमाम चीज़ों में वो लिप्त हुआ करते थे। जब सेमेस्टर का तब एग्ज़ाम होता था, सेमेस्टर का एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता था, तब वो मुझसे राय लेने आते थे कि आदरणीय क्या किया जाए इसके लिए। तो हमारे मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है उसके लिए भी एक गाइड बहुत प्रचलन में है, और उस गाइड का नाम है 2020 गाइड। आप सब ने पढ़ी होगी, वही खरीदते ही हैं हम। कोर्स की बुकें कहाँ खरीदते हैं, वही 2020 गाइड खरीदते हैं। उसमें 100-150 प्रश्नों की श्रृंखला होती है, उससे भी कमी होती है, करीब 50 प्रश्नों, उसी में से कोर्स में पूछा जाता है। पता नहीं किसकी कहाँ मिली भगत है और हमारा कोर्स वहीं से बनता है। तो वो भाई साहब एक हफ्ता पहले 2020 गाइड लेकर के आते थे, फिर मेरे पास आते थे और पूछते थे कि साहब अब इसमें ना आप मुख्य में निशान लगा दीजिए। अब मैं शॉक्ड रह जाता था ये सुन करके कि मुख्य क्या होता है। एक तो आप एक परीक्षा के लिए एक गाइड लाए हो, भी 2020 गाइड लाए, उसमें भी आप मुख्य में चिन्ह लगवाते हो। मैं भी उनका मन रखने के लिए मन से किसी में चिन्ह लगा देता था। वो भरोसा करके केवल उन्हीं कंटेंट को पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे भगवान मालिक है, और वो एग्ज़ाम दे करके आते थे, और उनका कभी भी रिजल्ट 75% से कम आया ही नहीं। आकर के बड़ी तारीफ़ करते थे कि साहब आपको तो सब पता, जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता होता था। मैं केवल उनका मन रखने के लिए उसमें लगा देता था, मैं भी खुश हो जाता था। और लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में एक विमर्श आता था, बताइए हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था किस ओर जा रही है। एक लड़का जो कभी पढ़ाई नहीं करता है कि 2020 लेकर के आता है, उसमें भी मुख्य में लेकर के जाता है, और वो मुख्य फंसा या नहीं फंसा भगवान मालिक है, उसके जो रिजल्ट हैं वो 75% से कभी कम नहीं आते हैं। ये जीवन में क्या करेंगे? आज भी वो बेरोजगार हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, कोई स्किल भी नहीं है उनके पास। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो इस प्रकार के हथकंडे के साथ उनके पास कई प्रकार की डिग्रियां हैं। लॉ कॉलेज की मैं बात कर रहा था, मैं राजधानी के लॉ कॉलेज की बात कर रहा हूँ। कभी भी प्रॉपर कॉलेज नहीं लगता, ना तो कोई असाइनमेंट होता, ना तो कोई बच्चा कॉलेज जाता, लेकिन एक समय के बाद वो वकील की डिग्री उनके पास होती है। वो वकील क्या केस लड़ेगा, किस प्रकार से, स्टेटमेंट लिखना नहीं आता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक दलील दी है कि वकील लोग AI से स्टेटमेंट लिख के ला रहे हैं, जिसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। यानी जब आपने वकालत के प्रोसेस को फॉलो नहीं किया तो आप वकील क्या बनोगे। एक डिग्री होती थी, BCA की डिग्री होती थी, IT की डिग्री होती थी, तो मैंने तो देखा अपनी आंखों के सामने से कि वो डिग्री केवल टेक्निकल डिग्री होती थी। जब बच्चा कंप्यूटर सीखेगा, उसमें प्रोग्रामिंग करेगा, तब तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। लेकिन वहाँ पर इस बात के लिए लोगों को तैनात किया जाता था कि कहीं कोई भी बच्चा बहुत जोर से एंटर ना कर दे तो कंप्यूटर खराब ना हो जाए। उसे उतना ही प्रैक्टिकल करने की अनुमति होती थी जितनी क्लास में प्रोग्रामिंग छपाई गई है। वो छपाई प्रोग्रामिंग वो करता था, उसको रन करता था, उसके बाद घर आ जाता था। वो कहाँ से सीखेगा? वो कहाँ से सीखेगा कि किन स्टेटमेंट के कारण, किन कमांड के कारण क्या परिवर्तन होते हैं, क्या फ्लोट होता है, क्या परिवर्तन होता है, क्या पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, उसको कुछ नहीं पता होता था। उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती थी, और वो जिस स्किल के लिए वो डिग्री किया था उसके पास स्किल नहीं होती, तो उसको रोजगार मिलेगा कहाँ से। हमारी शिक्षा व्यवस्था केवल गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नहीं है, हमारी ये संपूर्ण देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है। मैंने कहा 10% वो विद्यालय हैं, वो महाविद्यालय है, वो कॉरपोरेट विद्यालय है, जिन्होंने सरकार की इस विफलता को बहुत हद तक प्रोटेक्ट करके रखा है। हमारे यहाँ स्किल की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ मानदंडों की कमी है, हमारे यहाँ अच्छी मानसिकता की कमी है, हमारे यहाँ दृढ़ संकल्प की कमी है, और हमारे यहाँ इस बात की कमी है कि हमें डिग्री चाहिए या स्किल चाहिए। ये जब तक ये अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक ऐसी गलघोटिया यूनिवर्सिटीज़ के कारनामे पूरे दुनिया को दिखाई देते रहेंगे, और हम सब इसी के चपेट में आकर केवल ऐसी स्टोरीज बनाते रहेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है उन तमाम सोशल मीडिया हैंडलर्स से, उन तमाम न्यूज़ रिपोर्टर से कि आप कुछ सच दिखाइए, कुछ सही दिखाइए। केवल गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने हमारा नाक नीचे नहीं कराया है। आप देश में घूमिए, आप घूम कर पाएंगे, यहाँ तक कि हम भी लिप्त होंगे, आप भी लिप्त होंगे ऐसी शैक्षणिक व्यवस्था का। और ये शैक्षणिक व्यवस्था हमारे देश के संकल्प को, हमारे सपने को लेकर के एक दिन डुबो देगी, और हम सब आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ डॉट पे अपनी बात खत्म करता हूँ, क्योंकि डॉट का मतलब है बात अभी भी जारी है। तो अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।